की सच्चाई, सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। प्रायः मेरा यह प्रयास होता है कि भारत के जितने भी जाने माने सोशल एक्टिविस्ट हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे आपको रूबरू कराता रहूं और कुछ गंभीर मुद्दों पर उनसे चर्चा भी करता रहूं। आज सौभाग्य है देश की सच्चाई के स्टूडियो में आपकी नज़र पड़ रही होगी, आप देख रहे होंगे, शायद आप मुस्कुरा भी रहे होंगे, पंकज श्रीवास्तव। जी हाँ, अक्सर आप चैनलों पर इन्हें देखते होंगे, तिलकधारी के नाम से बहुत सारे लोगों ने इन्हें प्रसिद्ध कर दिया है। आज तिलक उलक नहीं लगाए हुए हैं पंकज जी, आज पता नहीं कहाँ से आए हैं, लेकिन आज आ गए हैं हमारे बुलावे पर। पंकज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आपने समय निकाला है। बहुत सिंपल और सीधा सा एक सवाल है, आपकी बड़ी चर्चाएँ हैं देश में, आप अक्सर यूट्यूब पर गरजते ही रहते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि देश के अंदर इतने आप जैसे और भी अनेकों सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिनका एक साफ पक्ष है, एक स्पष्ट मत है, लेकिन इन सब के बावजूद लगता है कि देश के अंदर धार्मिक उन्माद, तनाव, भय, इस तरह का वातावरण बन रहा, डरने और डराने का माहौल बन रहा है क्या देश के अंदर? बिल्कुल, निश्चित तौर पर जिस तरीके से अमेरिका ने हथियार और पैसे के बल पर अफगानिस्तान के युवाओं को धार्मिक कट्टरता और नफरत में धकेला, इसका परिणाम आज अफगानिस्तान के लोग झेल रहे हैं। निश्चित तौर पर भारत में जिस तरीके का राइट और लेफ्ट, एक तरफ ओवैसी साहब, दूसरे तरफ आरएसएस और भाजपा के लोग, अच्छा, जिस राइट और लेफ्ट हो गए, बिल्कुल एक ही सिक्का के दो पहलू हैं। मैं फिर कहता रहा कि मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से चुनाव लड़ना या किसी संगठन में पोस्ट लेना मकसद नहीं है। मेरा मकसद देश की वर्तमान स्थिति के बारे में लोगों को बताना और नेताओं से सवाल करना है। लोग जब सवाल किसी नेता के पक्ष में हो तो वो कहते हैं तुम इस पार्टी के दलाल हो, तब इस पार्टी के दलाल हो, ये कह के जो एक ट्रोल आर्मी है वो सच बोलने वालों को रोकने का प्रयास करती है। सबसे बड़ा सवाल उठता है, इस्लाम अगर आतंक होता तो इंडोनेशिया में होता, सऊदी अरब में होता, विश्व के कई देशों में ऐसा होता, लेकिन कौन लोग हैं जो इस्लाम को आतंक से जोड़ने का प्रयास किया? यह समझने के लिए तालिबान को समझना ज़रूरी है। जिस तरीके से देश में प्रयोग किए जा रहे हैं, साजिश, षड्यंत्र और एक प्रयोग के तहत देश में कट्टरपंथी ताकतें, चाहे वो हिंदू धर्म के बारे में सोचता हो या मुस्लिम धर्म के बारे में सोचता हो, ये दोनों ही देश के लिए खराब है। देश के 135 करोड़ आवाम को समझना होगा, इन लोगों को अक्सर चुनाव के समय में ही मुसलमानों के अधिकार, हिंदुओं के अधिकार के बारे में चर्चा करने की क्या ज़रूरत पड़ती है? मुस्लिम खतरे में, भारतीयों का अधिकार नहीं, मुसलमान और हिंदू का अधिकार। ये पॉलिटिकल पार्टियां, देखिए, देश की आवाम को नाना पाटेकर का वो फिल्म देखना चाहिए जिसमें सब कुछ क्लियर बताया है, किस तरीके से समाज में नेता ये करते हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टियां करती है, किस तरीके से लोग अपने स्वार्थ सिद्धि की बात कहते हैं। आज देश में कुछ ऐसा ही चल रहा है। देश के लोगों को नींद से जागना होगा, वरना इस हिंदुस्तान को अफगानिस्तान बनाने में ऐसे नेता 2 मिनट का भी समय नहीं लगाएंगे। आपको लगता है कि आरएसएस जिस थ्योरी पर चल रही है, वो क्या धर्म के नाम पर शस्त्र बांटना, धर्म के नाम पर उकसाना और दूसरे धर्मों के प्रति शत्रुता फैलाना, ये काम आरएसएस का रह गया? निश्चित तौर पर पता नहीं आरएसएस के लोगों को या ऐसे जो जाति धर्म के नाम पर, भाषा और प्रांत के नाम पर कट्टरता फैलाते, इनके फंडिंग की जांच होनी चाहिए। मैंने तो कई बार आप चैनलों पर बोला कि विलियम माइंस, स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन और आरएसएस से जुड़ी हुई तमाम संगठनों के खातों की जांच की जानी चाहिए, जिसके आपने देखा होगा स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन और विलियम माइंस के फाउंडर मेंबर हैं अजीत डोभाल जी। कहाँ से पैसा आया? 7 साल पहले एक साजिश षड्यंत्र के तहत जब भारत खुशहाली के रास्ते पर था, जब भारत विश्व की तीसरी महाशक्ति था, जब हमारी गिनती अमेरिका, जर्मनी, जापान जैसे देशों के साथ होती थी, आज हमारे देशों की गिनती नेपाल से पीछे, श्रीलंका से पीछे, अफगानिस्तान से पीछे क्यों हुआ? सिर्फ और सिर्फ नफरत, धार्मिक कट्टरता,
देश को ले डुबा। अच्छा, आप की नज़र चारों तरफ है, आरएसएस पे आप ब्लेम करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, आप भी करते हैं कि नफरत फैलाती है। क्या आपको लगता है कि मुसलमानों में भी कोई संगठन, कोई पार्टी ऐसी है कि काउंटर करने के नाम पर वो भी वही काम करती है? बिल्कुल, मैं पहले भी कई चैनल के माध्यम से ओवैसी साहब का विरोध किया। इसलिए नहीं विरोध किया कि ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बिहार जैसा माहौल बनाना चाह रहे हैं। हम धन्यवाद देते हैं बंगाल के मतदाताओं का, जिन्होंने पीरजादा को भी और ओवैसी साहब का भी विरोध कर बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया। और हराने का तो काम नहीं किया, सत्ता तक पहुंचने नहीं दिया। देखिए, राजनीति में लोकतंत्र की जो ये है, उसमें सरकार बनाना ही जीत होता है। और आप कहेंगे जिस तरीके से वहाँ तमाम विपक्षी पार्टियों के लोग भाजपा को वोटिंग कर रहे थे, टीएमसी के खिलाफ कर रहे थे, हमारा मकसद जो हमारे पूर्वज, जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने कहा, सरदार पटेल ने कहा, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खां ने कहा, ठाकुर रोशन सिंह ने कहा, सरदार पटेल ने कहा, महात्मा गांधी ने कहा, आरएसएस देश के लिए खतरा। आज हम देख रहे हैं कि देश के लिए ये लोग खतरा बन चुके हैं। इनसे देश को कैसे आज़ादी दिलाई जाएगी, इस पर बात होनी चाहिए। ओवैसी साहब से आपका क्या ये एक बात, किस नज़र से आप ओवैसी साहब को आप जो काम आरएसएस और भाजपा के लोग कर रहे हैं, वही काम आरएसएस के लोग, ओवैसी साहब के लोग कर रहे हैं। धार्मिक उन्माद, तो ये क्या है? देखो देखो शेर आया, और शेर का काम जंगल में है, रिहाइश में रहेगा तो रिहाइश में शेर इंसान को खा जाएगा। शेर का काम है। हम जय श्री राम के नारा से देश नहीं चलेगा, ये नारा तकबीरे का नारा लगाने से नहीं चलेगा, ये देश वंदे मातरम से चलेगा, भारत जिंदाबाद से चलेगा। ये देश में ये थोड़े ना है कि आप किसी खास समुदाय को आप ये करके आप जाति उन्माद फैला के, धार्मिक उन्माद फैला के, भाषा के नाम उन पर उन्माद फैला के आप इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं। ओवैसी साहब उस समय कहाँ होते हैं? मुझे बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। आपने देखा होगा, दिल्ली के सटे हुए तुगलकाबाद में खोरी गाँव का मुद्दा था। मैंने सभी जगह सभी दल के नेताओं से भी बात की थी कि लोग वहाँ के लोगों के पुनर्वास की बात करें। ओवैसी साहब उस समय कहाँ थे? ओवैसी साहब सांसद भी हैं, ओवैसी साहब बैरिस्टर भी हैं। उमर खालिद को जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने फंसाया, एक नौजवान प्रतिभावान छात्र को फंसाया, उस समय ओवैसी साहब कहाँ थे? जिस तरीके से मौलाना शाद के नाम पर, तबलीगी जामात के नाम पर, यहाँ तक कि भाजपा की भाषा दिल्ली की सरकार बोल रही थी, उस समय ओवैसी साहब कहाँ थे? बयान तो देते थे हैदराबाद से। ना, अरे सुनिए ना, मैं जो कह रहा हूँ पहले पूरी बात सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा। ओवैसी साहब उस समय कहाँ हैं जब बिहार के 17 जिलों में बाढ़ की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी है और सीमांचल और मिथिलांचल में सबसे बड़ी आबादी मुस्लिम समुदाय की है? उस समय नहीं कुछ बोलते, न लोकसभा में बोलते, न सुप्रीम कोर्ट में कोई पेटिशन डालते कि भाई बिहार वासियों को बिहार से निजात दिलाई जाए। कोसी, कमला, गंडक, बागमती, महानंदा नदियों पर जो आप देखिएगा कटाव के कारण लोगों का मतलब जिंदगी खराब है, उस पर नहीं बात। गांव का गांव उजड़ रहा है। उसी किशनगंज में मनमोहन सिंह जी की सरकार में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ब्रांच खुला था, सीमांचल, जिसको बीजेपी की भाषा में मिनी पाकिस्तान कहा जाता है। आप समझिए, वहाँ जब ब्रांच खुला तो उसका फंडिंग रोक दिया गया। ओवैसी साहब लोकसभा में भी आवाज़ उठा सकते थे, ओवैसी साहब कोर्ट के द्वारा भी इसका संज्ञान ले सकते थे, तब क्यों नहीं लेते? दिल्ली दंगा पीड़ितों में आपने देखा होगा जिस तरीके से एक स्क्रिप्टेड घटना था, उसके लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाया? क्यों नहीं दिल्ली में दंगा पीड़ित, चलो हिंदू भाई की बात नहीं माने, वो मुस्लिम भाई का तो केस लड़ते, ताहिर हुसैन का केस लड़ते। ताहिर हुसैन के जो भाई समेत जो 2 अन्य आरोपी को बरी किया गया है और कोर्ट ने फटकार लगाई दिल्ली पुलिस पर, उस पर संज्ञान लेते, उस पर बात करते, बैरिस्टर भी थे। तो सारा मामला आप जब देखिएगा, जब चुनाव आता है तभी ये खेल क्यों खेला जाता है? ये